नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसमें हम पढ़ रहे थे लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। इस पर हम पूर्व में 3 चर्चाएं आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें लोकोक्ति एवं मुहावरा इसके बारे में बात की थी। अर्थ, परिभाषा, स्वरूप आदि के बारे में बात कर चुके हैं। और विद्यार्थियों, ये जो चर्चा है ये केवल आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित ही नहीं है, अपितु जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी आपके काम आएगी, क्योंकि हिंदी व्याकरण लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में आती है। चाहे उसका कोई सा भी प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में हो, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, तत्सम शब्द है, वाक्य, शुद्ध वाक्य है या पल्लवन है आदि कई सारे, संधि है, समास है आदि, शब्द शुद्धिकरण है, वर्तनी शुद्धिकरण है, कई सारे बिंदु जो कि व्याकरण के बनते हैं। और ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अनिवार्य हिंदी व्याकरण है वह पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। इसलिए ये जो वीडियो है ये केवल आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार ही नहीं है, बल्कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में भी है। इसी रूप में आप इसको देखें और याद करें। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी चर्चा है ये हमारी लोकोक्तियाँ और मुहावरों पर। तो अगली जो लोकोक्तियाँ देखते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो इसका अर्थ देखिए, बेशर्म आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उतर गई लोई, लोई का मतलब शर्म से है, तो क्या करेगा कोई, यानी कि जिस व्यक्ति की अगर शर्म चली जाती है तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई नियम, कायदे, नैतिकता आदि के बारे में अगर उससे चर्चा की जाए तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी से ये लोकोक्ति निर्मित हुई है। और इसका अर्थ हुआ कि बेशर्म आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो होगा, उसकी झूठ कई बार पकड़ी गई, अब कितना ही समझाओ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ये कहावत, ये लोकोक्ति चरितार्थ होती है। दूसरी है ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि दिखावाई दिखावा। प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम। इसका अगर हम अर्थ करेंगे, अर्थ निकालेंगे तो ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ होगा प्रदर्शन तो अधिक और बात की, सार की बात कम, यानी कि जहाँ पर दिखावाई दिखावा होता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है दिखावा करना। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि अंग्रेजी स्कूलों में चमक दमक तो अधिक होती है, किंतु बच्चों का वास्तविक विकास करने पर ध्यान कम देते हैं। यही है ऊंची दुकान फीके पकवान। अगली जो लोकोक्ति है, ऊंट के मुंह में जीरा। और इसका अर्थ होगा अधिक खाने वाले को कम मिलना, या आवश्यकता अधिक हो लेकिन आवश्यकता की तुलना में कम आपूर्ति हो, तो उसको कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे इसके कई उदाहरण हो सकते हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित हैं। वो आप किसी एक उदाहरण को, एक प्रयोग को लेकर के नहीं बैठे रहें। इस
का अर्थ, इसके अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाला कोई भी वाक्य आप इसमें रख सकते हैं। जैसे कम खाने वाले को, ज़्यादा खाने वाले को कम रोटी दे दी जाए। जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी डाइट बहुत ज़्यादा है, वो 5 रोटी या 8 रोटी खाता है, उसको 1 रोटी मिले, तब भी ये बात वाक्यों में प्रयोग की जा सकती है। या किसी योजना में कोई काम सरकार का अगर करना है, होना है, और उसमें 5 करोड़ की आवश्यकता है और 50 लाख की ही आपूर्ति सरकार के द्वारा की गई है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की बात कही जा सकती है। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और सरकार ने 5000 नए पद सृजित किए हैं। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे की भांति है। जैसे ऊँट के लिए अगर खाने को पर्याप्त मात्रा में न दिया जा करके जीरे की इतना सा तिनका अगर डाल दिया जाए, तो ये कहावत निर्मित होती है, ये लोकोक्ति निर्मित होती है कि आवश्यकता की तुलना में आपूर्ति कम होना, बहुत कम पूर्ति या बहुत कम आपूर्ति। अगली जो लोकोक्ति है, कहावत है, वह है ऊँट की चोरी और झुके झुके। यानी कि अगर ऊँट की चोरी भी कर रहा है तो झुके झुके, तो ऊँट ही खुद इतना ऊंचा है कि तुम्हारे झुकने की से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ बनेगा गुप्त न रह सकने वाले कार्य को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। ऊँट की चोरी और झुके झुके, यानी कि गुप्त न रह सकने वाले कार्य को गुप्त ढंग से करने का व्यर्थ प्रयास करना। और वाक्य में प्रयोग होगा, आप मुख्य सड़क पर 2 मंजिला मकान बनाना चाहते हैं और वह भी विकास प्राधिकरण से बचकर। ऊँट की चोरी और झुके झुके, यानी कि ये छुपाए नहीं छुप सकती, ये जो चोरी है ये छुपाए नहीं छुप सकती है। इसी के लिए कहेंगे ऊँट की चोरी और झुके झुके। अगली है एक अनार 100 बीमार, यानी कि ज़रूरत ज़्यादा और उसके मुताबिक आपूर्ति कम। जो कि प्राप्त करने वाले ज़्यादा हों और वो वस्तु नहीं हो, वस्तु की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, इसी को कहेंगे एक अनार 100 बीमार। अगली मतलब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, घर में कमाने वाला तो 1 और खाने वाले 10, बस अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। सब अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। किस किस के लिए क्या क्या किया जाए, यह तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई। अगली है एक हाथ से ताली नहीं बजती, बहुत जो कि प्रसिद्ध कहावत है और दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में इस प्रकार की लोकोक्ति का, इस प्रकार की कहावत का बराबर इस्तेमाल होता रहता है। इसका अर्थ होगा, केवल एक पक्ष की सक्रियता से कार्य पूरा नहीं हो सकता। जहाँ पर कोई भी कार्य हो वो 2 पक्षों से पूरा होना है। ऐसी स्थिति में एक पक्ष तो आगे बढ़कर के बात करेगा और दूसरा निष्क्रियता दिखाएगा, तो वहाँ पर उस कार्य की असफलता के कारण कहा जाएगा, असफलता का कारण कहा जाएगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों को बराबर सक्रिय होना पड़ेगा। तो इस कहावत का जो अर्थ है वह है एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात केवल एक पक्ष की सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता। वाक्य में प्रयोग है, मैं तो झगड़ा निपटाकर उससे समझौता करना चाहता हूँ, किंतु वह तो तैयार ही नहीं है। वास्तव में एक हाथ से ताली नहीं बजती या नहीं बज सकती। अगली जो लोकोक्ति है, अगली जो कहावत है वह है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। देखिए इसका अर्थ क्या है, एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ के सभी लोगों को बदनाम कर देता है। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, देश के कुछ खिलाड़ियों ने ओलंपिक गांव में अशिष्टता करके सारे भारतीय खिलाड़ियों को लांछित करवा दिया या लांछित कर दिया
ये सच है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यानी कि एक व्यक्ति की बदनामी से, एक व्यक्ति के खराब प्रदर्शन से, एक व्यक्ति के बुरे कार्य से अगर सारे व्यक्ति बदनाम होते हों, सारा वातावरण खराब होता हो, तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में ये कहावत चरितार्थ होती है, या इस कहावत का प्रयोग किया जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगली जो कहावत है, अगली लोकोक्ति है, वह है 1 और 1 11 होते हैं, और इसका अर्थ होगा संगठन में शक्ति होती है। 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। और वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि दोनों भाई आपस में लड़ो मत, दोनों में एका रहेगा तो परिवार की धाक अधिक रहेगी। कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं, वैसे 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, लेकिन अगर उन दोनों को दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो 11 भी होते हैं। अर्थात 2 व्यक्ति, एक अलग अलग व्यक्ति रहता है, व्यक्ति अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक संगठन बनाकर रहते हैं, तो उनकी जो शक्ति होती है, उनका जो पावर होता है, वह कई गुना बढ़ जाता है। उस संदर्भ में कहा जाता है कि 1 और 1 11 होते हैं। जैसे किसी के परिवार में अगर एकता होती है, संगठन होता है, तो उस परिवार की शक्ति और उस परिवार की धाक अलग ही होती है। आगे देखिए, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती। इसका जो अर्थ है वह है एक ही स्थान पर 2 समान वर्चस्व के प्रतिद्वंद्वी व्यक्ति नहीं रह सकते। एक ही स्थान पर 2 समान वर्चस्व के प्रतिद्वंद्वी नहीं रह सकते। इसी को कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, नहीं आ सकती। इसका अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ही मोहल्ले में 2 दादाओं में अक्सर झगड़ा होता रहता था। आखिर एक दिन एक ने दूसरे को ख़त्म कर दिया। वास्तव में एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जहाँ पर स्वार्थ समान हो और वो एक जगह पर रहे तो उनमें टकराहट स्वाभाविक है। इसी को कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। अब दूसरी जो कहावत है वह है 1 पंथ 2 काज। यानी कि पंथ का मतलब होता है रास्ता। इसका अर्थ होगा एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना, एक राह पर 2 काम बन जाना। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, दिल्ली में मेरे दोस्त की शादी और मेरी नौकरी का साक्षात्कार का जो स्थान है वो पास पास है, और शादी में जाऊंगा तो साक्षात्कार का काम भी हो जाएगा, या साक्षात्कार में जाऊंगा तो शादी का काम भी बन जाएगा। मेरे तो 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे। अर्थात एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना, इसी को कहते हैं 1 पंथ 2 काज। ये भी जो कि सामान्य जीवन में कई बार प्रयुक्त होता है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसका अर्थ होगा कठिन काम को हाथ में लेने पर आने वाली बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। जब ओखली में सिर दे ही दिया रहा, हमें पता है कि ओखली में मूसल डाला जाता है और उस मूसल से कैसी चोट लगती है, ये सिर्फ ओखली में सिर डालने से पहले सोच लेना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा कि कठिन काम को हाथ में लेने पर आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं है। वाक्य में प्रयोग अगर करके हम देखते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि जब पर्वतारोहण प्रारंभ कर ही दिया तो अब धूप, बरसात, शीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर डरना क्या। अर्थात जब हमने चुनौती को स्वीकार कर लिया और इस पथ पर हम आगे बढ़ गए तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति मान लो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दूसरे प्रकार के समस्त जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं
उसको दरकिनार करके उसी में लग जाता है और वो बीच में घबराता है, तो उसे इससे सीख लेनी चाहिए कि जब एक बार ओखली में सिर दे दिया तो फिर डरना क्या है, यानी कि निश्चिंत होकर के उसमें लग जाना चाहिए। अगली जो लोकोक्ति है, अगली कहावत है, कर ले सो काम और भज ले सो राम, यानी कि समय पर जो कुछ कर लिया वो सब उचित है, यानी कि वो अपना है। इसका अर्थ है समय पर जो काम कर लिया जाए वही अपना है। कर ले सो काम और भज ले सो राम, यानी कि जो काम कर ले वो अपना है, जो भक्ति भाव कर लिया वो अपनी गांठ की पूंजी है। तो इसका अर्थ हुआ एक समय नहीं, समय पर जो काम कर लिया जाए वही अपना है, बाकी चर्चाएं व्यर्थ है। वाक्य में अगर हम इसका प्रयोग करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि जीवन का क्या ठिकाना, इसलिए इस जिंदगी में कर ले सो काम और भज ले सो राम। अगली जो लोकोक्ति है, जो मुहावरा है, वह है कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले, तो इसका जो अर्थ है वह है बुरे काम से जुड़ने पर बुराई मिलती है, बुरे काम करने से बुराई ही मिलती ही है। इसका वाक्य में जो प्रयोग होगा, वाक्य में इसका अगर हम प्रयोग कर सकते हैं तो बदमाशों की पैरवी करेंगे तो आपकी बदनामी होगी। कोयले की दलाली में केवल हाथ ही काले होते हैं, या कि कोयले की दलाली में हाथ का काला होना स्वाभाविक है। अगर बुरे काम की के आप पक्षकार बनोगे तो बदनामी तो हाथ लगेगी ही सही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए इस संदर्भ में ये कहावत चरितार्थ होती है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। अगला जो लोकोक्ति है वो है का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा जब वर्षा सुखाने, कृषि सुखाने, यानी कि जब खेती सूख गई तो वर्षा का होना व्यर्थ है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। देखिए इसका अर्थ हम किस प्रकार से रख सकते हैं, हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। हानि हो चुकने के बाद उपचार से क्या लाभ। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से हम इसका करेंगे, दुकान पूरी जल जाने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। मतलब यही कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब दुकान पूरी जलकर खाक हो गई और उसके बाद दमकल गाड़ी पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची, तो लाभ किसको हुआ, क्या हुआ, यानी किसी को लाभ नहीं। अगली जो लोकोक्ति है वह है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इसकी देखिए बहुत महत्वपूर्ण कहावत है कि एक को देखकर दूसरा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरा व्यक्ति अपना चाल चलन बदलता है, या कि उस पर प्रभाव पड़ता है। अगली इसका जो वाक्य में जो हम प्रयोग करेंगे वो कैसे करेंगे, अरे तुम तो बड़े मेहनती थे, सरकारी नौकरी मिलते ही तुम भी औरों की तरह निकम्मे हो गए। सच है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। अगली जो लोकोक्ति है वो देखिए, खग जाने खग ही की भाषा। खग का मतलब क्या होता है, पक्षी, और पक्षियों की भाषा को कौन समझ सकता है, पक्षी ही समझ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ किस प्रकार से हम स्पष्ट करेंगे, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, अर्थात बिना कहे ही समझ जाते हैं। जैसे माँ है वह छोटे बच्चे की शब्दों में बयान करने से पूर्व ही मनोदशा या भावनाओं को समझ जाती है, यानी कि जो समान मनोदशा वाले हैं वो आपस में एक दूसरे की भाव और भावना को समझ जाते हैं।
सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? तुम्हारे केस में न्यायालय के वकीलों की बड़ी बहस हुई। तुम्हारे केस में न्यायालय के वकीलों की बड़ी बहस हुई। तुम भी तो वहाँ थे, क्या क्या बातें हुई? भाई हमारे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। खग जाने खग ही की भाषा, यानी कि वो वकील और जज ही उन चीज़ों के बारे में आपस में समझते थे। मैं तो जो है कि न्यायालय की, कानून की भाषा को समझता ही नहीं हूँ। तो उस संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया कि खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी आपस में अपनी बात को समझते हैं। अगली कहावत है, अगली लोकोक्ति है, वह है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है और इसका अर्थ है अनमेल वस्तुओं का संग्रह करना। अनमेल वस्तुओं का संग्रह करना। वाक्य में इसका प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे, उसके भाषणों में कोई तारतम्य नहीं था। उसके भाषणों में कोई तारतम्य नहीं था, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ, और निष्कर्ष शून्य। इसी के लिए तो कहा जाता है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि अनमेल वस्तुओं का संग्रह करना। विद्यार्थियों, हमारी चर्चा लोकोक्ति के संदर्भ में यहीं पर समाप्त होती है। अगली चर्चा हम करेंगे इसी विषय पर बाद में। आप देखते रहें। धन्यवाद।